राजतंत्र ये कुलीनों का समर्थक था और क्रांति के समय में चर्च की संपत्ति तथा भूमि को जब्त कर लिया गया। पादरियों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिए गए। पादरियों को सरकारी कोष से वेतन दिए जाने की व्यवस्था की गई और उन्हें पादरियों के संविधान के प्रति जो है शपथ लेने के लिए विवश किया गया। पादरियों को अधिकांश पादरियों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों इन्होंने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए। काफ़ी रक्तपात के बाद भी समस्या का सही समाधान नहीं हो पाया। नेपोलियन ने कैथोलिकों का विश्वास जीतने का निश्चय किया। इसमें उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से राजनीतिक था और राजतंत्र के समर्थक और पादरियों के गठबंधन को समाप्त करना चाहता था वो, ताकि उसकी स्वयं की सत्ता वो मजबूत हो सके। और ये कैथोलिक को सभी की स्वतंत्रता देने को तैयार था। शर्त ये रखी थी कि क्रांति द्वारा स्थापित व्यवस्था का विरोध करना वो छोड़ दे। स्वयं नेपोलियन को धर्म के प्रति अधिक अनुराग नहीं था, प्रेम नहीं था। वह कहा करता था, मैं मिस्र में मुसलमान हूँ, फ्रांस में कैथोलिक। अन्य लोगों पर किसी धर्म विशेष का ज़बरदस्ती लादना वो व्यर्थ समझता था। इसलिए उसने एक समझदार राजनीतिक की हैसियत से पोप के साथ समझौता करने का निश्चय कर लिया और इस समझौते के क्रांति काल में पारित बहुत से जो है चर्च विरोधी नियम वो समाप्त कर दिए गए। चर्च और राज्य के मध्य निश्चितता संबंध कायम हो गए। एक लंबी अवधि तक वो कायम रहे। पोप के साथ संपन्न समझौता, नेपोलियन का और पोप के साथ जो समझौता हुआ वो समझौता कांकॉर्डेट के नाम से जाना जाता है। कांकॉर्डेट समझौता कहलाता है वो। और इस समझौते के द्वारा पोप ने क्रांतिकाल में चर्च के जब्त भूमियों से अपना अधिकार त्यागना स्वीकार कर लिया। बदले में नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित कर दिया। पादरियों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दिया गया, लेकिन उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप को सौंप दिया गया। पादरियों को वेतन राजकोष से देने की व्यवस्था जारी रखी गई। पादरियों को फ्रांस के संविधान के प्रति भक्ति की शपथ लेने की व्यवस्था भी रखी गई। निर्वासित पादरियों को जो क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर भाग गए थे, उन्हें फ्रांस वापस लौटने की अनुमति मिल गई और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्रांति के कैलेंडर को स्थगित कर दिया गया और प्राचीन अवकाश के दिन पुनः जो है वो प्रचलित कर दिए गए। केवल 14 जुलाई और 22 सितंबर प्रजातंत्र की स्थापना के दिवसों का जो है अवकाश रखा गया। क्रांति की शेष बाकी जितनी भी छुट्टियां थी वो बंद कर दी गई। नेपोलियन की धार्मिक नीति से फ्रांस के अधिकांश लोग वो संतुष्ट हो गए और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई थी। नेपोलियन के वो समर्थक बन गए। पादरी भी जो क्रांति के विरोधी थे अब नेपोलियन के समर्थक बन गए। इस प्रकार नेपोलियन ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग किया। उसके बाद शिक्षा संबंधी सुधार, पोप के साथ समझौते के बाद शिक्षा संबंधी सुधारों में नेपोलियन ने क्या किया है? शिक्षा संबंधी सुधार, शिक्षा संबंधी सुधारों के अंतर्गत देश में शिक्षा का प्रचार करने के लिए विशेष प्रयास उसने किया है। उसने शिक्षा के कार्य को 3 भागों में बांटा। प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय, ये 3 भागों में जो है शिक्षा को विभाजित कर दिया उसने। प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय। और प्रत्येक नगर में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए। शिक्षकों को राज्य की ओर से वेतन दिया जाने लगा। शिल्प और व्यवसाय के विद्यालय खोले गए। पेरिस विश्वविद्यालय का पुनर्गठन किया गया और इस विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी और प्रोफेसर की नियुक्ति नेपोलियन वो स्वयं करता था। देश के सभी उच्च विद्यालयों को इस विश्वविद्यालय के साथ संबंधित किया गया। नेपोलियन ने निर्धन और योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था भी की। शोध कार्य के लिए
अलग से संस्थान स्थापित किए। इस प्रकार से जो है शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन ने सुधार किया। उसके बाद उसकी विधि संहिता, नेपोलियन की विधि संहिता, नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है उसका नियम संग्रह, जिसको विधि संहिता कहा जाता है। नेपोलियन ने यह कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं, मेरी विधि संहिता में है। ये बात नेपोलियन ने कहा था, जो कभी नहीं मिट सकेगी और वो चिरस्थायी सिद्ध होगी। ये उसने अपनी विधि संहिता के संबंध में कहा। इसने जो है विधि संहिता का महत्व उसकी सभी विधियों से अधिक रखा। उसके नियम संग्रह संपूर्ण मानव समाज के लिए सर्वोच्च उदार कार्य थे। क्रांति से पहले फ्रांस अलग अलग प्रांतों में और विभिन्न प्रकार की कानून व्यवस्थाओं में बटा हुआ था। किसी प्रकार की उसमें समानता नहीं थी। क्रांति काल में एक अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था लागू करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन उसमें विशेष सफलता नहीं मिली। नेपोलियन ने इस अधूरे काम को पूरा करने का निश्चय किया। क्रांति से पहले जो बहुत सारे जो कानून थे, क्रांति के साथ नए कानून और भी बाढ़ आ गई उनकी नए कानूनों की। इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि सभी कानून की जो प्रारंभिक या पारस्परिक जो असंगतियां हैं उनको दूर करके उन सभी को क्रमबद्ध किया जाए और जनता के सामने स्पष्ट, युक्तिसंगत और तर्कपूर्ण ढंग से इन कानूनों को प्रस्तुत किया जाए, जिससे न्याय के मामले में लोगों के दिलों में जो अब तक संदेह बना हुआ है, अनिश्चितता जो फैली हुई है, वो दूर हो जाए और प्रत्येक नागरिक को भी जो है कानून की जानकारी हो जाए। उसके अलावा उसका जो ढांचा था, सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता, व्यक्तिगत संपत्ति, संयुक्त पारिवारिक जीवन, इसके आधार पर जो है उसकी विधि संहिता खड़ी हुई थी। सिविल मैरिज और तलाक की संस्थाओं को मान्यता देकर के विधि संस्था ने जो है पूरे यूरोप में प्रचलित हो गई इसकी विधि संहिता। बिना पादरियों की सहायता के भी जो है समाज का काम चल सकता है। ये इस प्रकार की व्यवस्था जो है उसने बना दी। ये कानून के आधार पर एक धर्मनिरपेक्ष जीवन की परिकल्पना थी। नेपोलियन के अनुसार नेपोलियन द्वारा निर्मित नियम वो जो है उनकी संख्या 5 थी, जिसमें नागरिक नियम, सिविल कोड, जायदाद संबंधी नियम और नागरिक नियम पद्धति, फौजदारी नियम और व्यावहारिक नियम। नेपोलियन विधि संहिता पर नेपोलियन के व्यक्तिगत विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वह पारिवारिक अनुशासन को बहुत ज़्यादा महत्व देता था और उसका ये भी मानना था कि पुत्र को पिता की बात और पत्नी को पति की बात अवश्य माननी चाहिए। नेपोलियन के अनुसार वह फ्रांस में कड़े पिताओं, आज्ञाकारी पुत्रों और बिना अधिकार वाली परतंत्र स्त्रियों की कल्पना करता है। विधि संहिता में पत्नी और संतानों पर परिवार के स्वामी के अधिकार को अधिक दृढ़ बनाने का उसने प्रयास किया। पत्नी को पूर्ण रूप से पति के नियंत्रण में रखा गया। तलाक पद्धति को बहुत कठिन बना दिया गया और परिवार के स्वामी को यह अधिकार मिला कि वह पारिवारिक संपत्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी दे सकता है। इसका व्यवस्था तो थी, इसके अनुसार रोमन कानूनी व्यवस्था के अधिक ये नज़दीक थी। इसका मुख्य वजह यह थी कि उस समय फ्रांस में पारिवारिक जो अनुशासन था वो काफ़ी छिन्न भिन्न हो गया था और समाज में अनैतिकता पनप गई थी। इसको रोकने के लिए जरूरी था, लेकिन विवाह पद्धति में सुधार करके नेपोलियन ने एक नया मार्ग पैदा कर दिया। नेपोलियन विधि संहिता में व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को भी मान्यता दी गई और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना पुरानी व्यवस्था में था। पुरानी व्यवस्था में भी नहीं था। किसानों को भूमि छिन जाने का जो भय था वो हमेशा के लिए जाता रहा, इसलिए वे नेपोलियन के ज़बरदस्त समर्थक बन गए किसान। विधि संहिता में
पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को भी पर्याप्त संरक्षण दिया गया। इसके लिए ठेका पद्धति, ऋण, लीज और स्टॉक कंपनियों संबंधित अनेक धाराओं का निर्माण किया गया। विधि संहिता में मजदूरों की बढ़ती हुई शक्ति पर अंकुश लगाया गया। ट्रेड यूनियन बनाना, अपना संगठन बनाना वो कानूनी अपराध माना गया। मालिक मजदूर के आपसी संघर्ष में अदालतों को एक कानूनी आदेश था कि वह मजदूर की अपेक्षा मालिक की बातों को अधिक महत्व दे। तो यह समानता के सिद्धांत का उपवास था, क्योंकि इसमें जो है मजदूरों को समानता दी कहाँ गई थी। इसलिए ये कहा जाता है कि नेपोलियन की विधि संहिता वो पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की आधारशिला थी। पूंजीवादियों ने शोषण की प्रवृत्ति अपना ली और इससे जो है ये बुर्जुआ क्रांति का चरम विकास हुआ मध्यम वर्ग का। उसके बाद उसकी विदेश नीति, नेपोलियन की विदेश नीति। कौंसल बनते ही नेपोलियन को फ्रांस के नए शत्रु संघ से निपटना पड़ा। अब किस तरह से निपटना पड़ा, इसमें जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस ये शामिल थे और रूस को अपने मित्रों से अनबन हो गई थी और वह संघ से अलग हो गया। इस समय ऑस्ट्रिया की एक सेना वो राइन नदी के किनारे पर स्थित थी और दूसरी इटली में। वह ये था कि जब नेपोलियन मिस्र अभियान पर गया हुआ था तो उस समय ऑस्ट्रेलिया सेना ने फ्रांसीसी सेनापति मैसीना इसको जो है परास्त करके और जीनोआ में शरण लेने पर विवश कर दिया। बाद में उसने जीनोआ की घेराबंदी कर दी और इसी समय मैसीना की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। नेपोलियन ने एक अत्यधिक जोखिमपूर्ण योजना बनाई। उसने ऑस्ट्रियाई सेना उनके देश के बीच में घुस कर के पीछे से आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने विशाल सेना सहित बर्फीले आल्प्स पर्वत, जो पूरा यूरोप और एशिया के मध्य में आल्प्स पर्वत है, इसको लांघना पड़ा उसको और ये काम केवल 1 सप्ताह में उसने पूरा किया। सारा संसार उसके इस वीरपूर्ण कार्य से आश्चर्यचकित था। 14 जून 1800 के दिन उसने इटली स्थित ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित किया और ऑस्ट्रियाई सेना को युद्ध विराम संधि के लिए विवश होना पड़ा। मिसियो तक का उत्तरी इटली का संपूर्ण भूभाग वो फ्रांस को सौंपना पड़ा। अब इंग्लैंड वो शेष रह गया, उससे निपटना बहुत कठिन था इसके लिए और दोनों देशों के मध्य लंबे समय तक संघर्ष चल रहा था। संघर्ष काल में इंग्लैंड ने फ्रांसीसी बेड़ों को कई बार परास्त किया, कई बार हराया। उसके मित्र राज्य स्पेन, हॉलैंड आदि ने जो है कुछ उपनिवेशों को भी जीत लिया और अंत में दोनों पक्षों ने थक करके मार्च 1802 में ये आमिन्स की संधि कर ली और संधि के अनुसार जो है इंग्लैंड ने फ्रांसीसी गणतंत्र को मान्यता दे दी। उसने फ्रांस के साथ उपनिवेश लौटा दिए। लंका और ट्रिनिडाड, इनके अलावा स्पेन, हॉलैंड के सभी उपनिवेश वापस कर दिए गए। इंग्लैंड ने माल्टा और मिस्र से अपनी सेनाएं हटाने का आश्वासन दिया। इस प्रकार गत 10 वर्षों बाद यूरोप को युद्ध से मुक्ति मिली, परंतु ये जो है स्थायी नहीं थी। केवल 1 वर्ष बाद ही संघर्ष वापस शुरू हो गया। नेपोलियन ने संधि के तुरंत बाद अगले संघर्ष की तैयारी प्रारंभ कर दी। उसने फ्रांस के बंदरगाह और गोदियों जो विकसित किए, नए जहाज बने, मॉरिशस और मेडागास्कर, मॉरिशस जिसको बोलते हैं, और भारत के रास्ते पर भेजा गया। उधर इंग्लैंड भी पूरी तरह से चौकन्ना था। लॉर्ड कॉर्नवालिस और नेल्सन ने अगले संघर्ष की पूरी तैयारी कर ली। माल्टा के प्रश्न को लेकर के दोनों पक्षों में वापस संघर्ष शुरू हो गया, जो पहले से भी अधिक भयानक सिद्ध हुआ। वाटरलू के युद्ध तक जारी रहा ये। इस संधि के अनुसार इंग्लैंड को माल्टा द्वीप खाली करना था, लेकिन इंग्लैंड उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और 1803 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध जो थे वो समाप्त हो गए। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, लेकिन नेपोलियन को इंग्लैंड के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत फ्रांस और स्पेन के जहाजी बेड़ों को भारी हानि उठानी पड़ी।
उसके बाद ये है ये कादूदाल षड्यंत्र हुआ। ये कादूदाल षड्यंत्र, इसमें जो है फ्रांस में राजतंत्र दोबारा सक्रिय हो गया और उनमें से कुछ साहसी लोगों ने नेपोलियन को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। मोरेंगो के युद्ध के थोड़े दिन बाद ही नेपोलियन पर अचानक हमला बोल दिया गया। नेपोलियन के बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन वह स्वयं बच गया। इसके कुछ समय बाद लंदन में इससे भी खतरनाक षड्यंत्र रचा गया। इसका उद्देश्य लुई 16वें के भाई ये आतुआ के काउंट को पुनः राजा बनाना, और इस षड्यंत्र के मुख्य नेता जो था वो जॉर्ज कादूदाल और पिशेग्रू। ये कादूदाल और उसके साथियों को गिरफ्तार करके गोली से उड़ा दिया गया। पिशेग्रू को कारावास में ही मर गया वो, और इस घटना ने नेपोलियन के मन में सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा और जगा दी। उसने दोबारा जो है ढोंग रचाया। सर्वप्रथम ट्रिब्यूनेट के प्रजातंत्र को समाप्त करने और नेपोलियन को सम्राट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद सीनेट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उसे सम्राट घोषित कर दिया। सीनेट की घोषणा में कहा गया था कि यह परिवर्तन फ्रांसीसी जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया गया। इसके बाद इस प्रस्ताव को जनमत के लिए जनता के सामने रखा गया और 35 लाख मतों के बहुमत से जनता ने नेपोलियन को सम्राट बनाना स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसियों को राजतंत्र अब भी पसंद था। लेकिन नेपोलियन ने पुरानी परंपरा के अनुसार पोप के हाथों से राजमुकुट नहीं पहना, वह स्वयं अपने हाथों से अपने सिर पर रखा। यद्यपि पोप स्वयं उपस्थित था, उसका कहना था, मुझे फ्रांस का राजमुकुट धरती पर पड़ा मिला और तलवार की नोक से मैंने उसे उठा लिया। ये नेपोलियन का कहना था। इस प्रकार फ्रांस में एक बार फिर जो है राजतंत्र कायम हो गया, और वह राजतंत्र जिनको उखाड़ फेंकने के लिए महान क्रांति हुई थी, फिर भी राजतंत्र नहीं उगड़ पाया। वापस नेपोलियन ने उसको स्थापित कर दिया। फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को सम्राट क्यों बनाया, सम्राट बनाना क्यों स्वीकार किया? फ्रांसीसी जनता ने जानबूझकर क्रांति द्वारा स्थापित गणराज्य का गला घोट दिया। इस स्थान पर इसके लिए कुछ उत्तरदायी कारण ये माने जा सकते हैं, जिसमें यह है कि नेपोलियन द्वारा प्रदत्त सामाजिक समानता, क्योंकि लोगों को उसने जो है सामाजिक समानता दे दी थी। इसके अलावा उसकी जो धार्मिक जो नीति थी वो सफल रही थी, सबको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया उसने, और उसका योग्य शासन प्रबंध, उसकी शानदार विजय और उसका स्वयं का प्रभावशाली व्यक्तित्व। 2 दिसंबर 1804 को उसका राज्याभिषेक धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद उसका शासनकाल यह प्रथम साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, नेपोलियन का साम्राज्य काल। उसके बाद सम्राट, क्योंकि सम्राट बन चुका था नेपोलियन, सम्राट नेपोलियन, सम्राट नेपोलियन